धन्यवाद सम्मानित श्री जगत मार्तोलिया जी। आज यहाँ पर एक राज्य एक पंचायत चुनाव अभियान को लेकर यहाँ पर देहरादून में पंचायती राज निदेशालय के इस प्रांगण में हमारे बीच उपस्थित सभी त्रिस्तरीय पंचायतों के सम्मानित प्रतिनिधिगण, यहाँ पर प्रधान संगठन के प्रदेश अध्यक्ष श्री भास्कर जी, सम्मानित पूर्व विधायक श्री भीमलाल आर्य जी, प्रदेश संगठन के संरक्षक श्री मार्तोलिया जी, सम्मानित प्रमुख श्री दर्शन दानू जी और सम्मानित प्रदीप भट्ट जी और सभी उपस्थित त्रिस्तरीय पंचायतों के सम्मानित जनप्रतिनिधिगण। नामों की औपचारिकता फिर बहुत लंबी होगी, तो सभी उपस्थित सम्मानित भाइयों एवं बहनों, मैं सबसे पहले तो आपका सब लोगों का इस एक बहुत ही महत्वपूर्ण कॉज के लिए जो आप लोग सब यहाँ पर उपस्थित हैं, मैं आप सबका सादर अभिवादन करता हूं और उम्मीद करता हूं कि ये जिस कॉज के लिए, जिस कारण के लिए हम सब लोग यहाँ पर इस धरने में सम्मिलित हुए हैं, हम सब की भावना है कि ये कारण सरकार तक पहुंचे और सरकार इसका निराकरण करे। मेरे अनुज, मुझे लगता है उम्र में मेरे से छोटे ही होंगे, जगत मार्तोलिया जी यहीं पर थे अभी, हाँ वो वीडियो बना रहे। इन्होंने अपने उद्बोधन में बहुत ही तार्किक और पॉइंट पर, मतलब जो प्रॉब्लम पर बेस्ड जो बातें कही, उनसे हम सबको ये आभास हो गया है कि मामला क्या है। मार्तोलिया जी, मैं यहाँ पर इसी मकसद से आया हूँ, मैंने इसी मकसद से हमारे कुछ साथियों के इस निवेदन को स्वीकार किया कि कोई भी व्यक्ति हो, नेता पक्ष का हो प्रतिपक्ष का हो, अगर वो किसी मांग के धरने पर उपस्थित होता है, किसी बात को लेकर कोई मांग होती है, उस धरने में अगर वो उपस्थित होता है तो निश्चित रूप में इसकी सूचना सरकार तक जाती है और जब सरकार तक ये बात जाती है तो सरकार उस बात की गंभीरता को समझने का प्रयास करती है। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे यहां आने से दो तरह की बातें होती हैं। कभी कभी किसी संगठन को नुकसान भी हो जाता है। एक वक्त की मैं बात बताऊं, कुछ लोग नौकरियों से हट गए थे, सरकार ने हटा दिया था। उन्होंने कहा कि साहब एक दिन आप धरने में आ जाओ। मैंने जब उस धरने में जाने के लिए हामी भरी, उससे पहले मैंने सचिवालय में पता किया तो पता चला कि उनकी नौकरी पर दोबारा रखने की बात हो रही है वहां। मैंने उनसे कहा कि तुम मेरे को बुला रहे हो, पता चला वो फिर तुम्हारा अटक जाएगा काम। जो करने वाले लोग हैं वो कहेंगे वहां गणेश हो जाता है, उसको श्रेय नहीं जाना चाहिए, इसलिए इनका काम मत करो। हमारा मकसद ये कि तुम्हारा काम हो जाए, इसलिए 2-4 दिन 4 दिन इंतजार करो, नहीं होगा तो तब तुम्हारे धरने में आएंगे, और हो गया तो अच्छी बात है। मकसद ये है कि तुम्हारा काम होना चाहिए और उनका काम हो गया। तो कभी कभी नेगेटिव भी होता है। मैंने इस बारे में अभी पता किया कि क्या आप लोगों की मांग मानने की स्थिति में है या नहीं है, तो मुझे ये पता लगा कि सरकार ने अभी इसका आकलन ही नहीं किया कि इस आपकी मांग को मानने की स्थिति है या नहीं है। तो तब मैंने कहा कि मैं चला जाता हूं, क्योंकि अभी तो स्थिति का ही जायजा नहीं लिया। अभी तो हमारी प्राथमिक मांग सरकार से ये है, आपकी भी हमारी भी, कि सरकार उस स्थिति का जायजा ले कि ये मांग मानी जाती है कि नहीं मानी जाती है, और नहीं मानी जा रही है तो कारण क्या है कि क्यों नहीं मानी जा रही। क्योंकि हमारे पास ये प्रमाण है, ये तथ्य है और अतीत के ऐसे उदाहरण हैं जिन उदाहरणों से ये प्रतीत होता है कि अतीत में इस प्रकार के एक्सटेंशन हुए हैं। तो सरकार समाधान कारक, आपके शब्दों में ही आपने कहा कि सरकार यदि समाधान कारक उत्तर देती है तो हम भी संतुष्ट होंगे, और अगर सरकार समाधान कारक उत्तर नहीं देती है तो हम संतुष्ट नहीं होंगे। जहां तक मेरी बात है, मैं ये समझता हूं कि आपकी मांग का समर्थन किया जाना चाहिए, और मैं ये समझता हूं कि आपकी मांग को सरकार को मानना चाहिए। इसलिए भी कि जब 2 साल 3 साल 2 साल सरकार ने सब गतिविधियां स्थगित कर दी, पंचायतों के काम बंद कर दिए, सरकारी कामकाज करीब करीब ठप रहा, जो बहुत ही
जीवन आवश्यक सेवाएं थी, सिर्फ और सिर्फ वही सेवाएं जारी रही, बाकी के सब डेवलपमेंट के काम ठप रहे। ऐसी स्थितियों में हमारे वर्तमान जनप्रतिनिधियों को, जो त्रिस्तरीय पंचायत के प्रतिनिधि हैं, ऐसी स्थिति में उनको अपने जो उनकी सामर्थ्य थी, जो उनके काम करने के जो उन्होंने सोच रखी थी, अपने अपने ग्राम सभा में या क्षेत्र पंचायतों में या जिला पंचायतों में, वो सब अपना 100% नहीं दे पाए जो कर सकते थे। इसलिए उनकी ये मांग स्वाभाविक रूप में जायज है कि जितना टाइम, भाई कोर्टों ने भी तो दिया कि जो केस इतने टाइम तक, जो माना टाइम एक्सटेंशन की बात होती है ना, तो वहां भी मिला। अगर कोई केस उस समय टाइम बॉन्डेड था, वो फाइल नहीं हो पाया कोर्ट में, तो कोर्ट ने उसको माना कि आपकी ये देरी मान्य है, क्योंकि सब गतिविधियां ठप थी। 2 साल उसमें भी छूट दी गई, उम्र की सीमा में भी 2 साल छूट दी गई। ये अलग बात है कि उत्तराखंड की सरकार ने उस समय भी कोविड के टाइम जब स्कूटर बाहर निकालने की परमिशन नहीं थी, तब सहकारिता के पेपर नोएडा में किए, दिल्ली में किए, ये अलग बात है। लेकिन दिखाया गया कि हमने 2 साल की छूट दी है, तो उस रूप में आपकी मांग को मैं समर्थन करता हूं। जहां तक पार्टी की बात है, मैं पार्टी के फोरम पर इस बात को रखूंगा। मैंने अभी आने से पहले कोशिश की थी कि मैं हमारे नेताओं से बातचीत कर पाऊं, लेकिन सब अपने अपने कुछ मीटिंगों में बिजी थे, तो मैं ये बात नहीं कर पाया। लेकिन निश्चित रूप में आपकी मांग को, इस मांग का साथ देने के लिए कोई मुझे कारण ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि जिसमें पैर पीछे खींचे जाए। एक बात आप लोगों को भी बताना चाहता हूं, आप लोग और इस प्रदेश के लोगों से आपके माध्यम से एक बात बताना चाहता हूं। आप लोग तो किसी पार्टी के सिंबल पे नहीं चुने जाते हो ना, त्रिस्तरीय पंचायतों में सिंबल का प्रावधान नहीं है, तो किसी पार्टी के सिंबल पे नहीं चुने जाते हो। लेकिन उसके बावजूद ये देखा गया है कि बतेरे लोगों ने कुछ सरकार के सानिध्य पाने के लालच में, और कुछ लोग सरकार के डर से, न चाहते हुए भी सरकार की नीतियों का समर्थन करते हैं। ये चीजें स्वीकार्य नहीं होनी चाहिए। आप किसी पार्टी के सिंबल पर जीते हो क्या? या किसी पार्टी ने आपको जिताया? आपको बीजेपी ने जिताया? आपको कांग्रेस ने जिताया? आपको आपके ग्राम सभा के, क्षेत्र पंचायत के, जिला पंचायत के सम्मानित मतदाता ने जिताया। और वो सभी पार्टियों के होंगे, वो सभी पार्टियों के होंगे, वो किसी एक पार्टी के नहीं होंगे। वो आपके रूप में एक कुशल और अपेक्षाकृत बेहतर जनप्रतिनिधि आप में देखते होंगे, और इस अपेक्षा से उन्होंने आपको जिताया होगा। तो जब हम राजनीतिक पार्टियों को, ध्यान से सुनिएगा इस बात को, और अपने गांव तक जाकर मतदाताओं तक भी समझाइए, उत्तराखंड के हित में यह आवश्यक है कि हम राजनीतिक पार्टियों को, भाई हम तो हाथ के निशान पे जीते, जो जब भी जीते हाथ के निशान पे जीते, तो हमारी तो प्राथमिकता हो सकती है। लेकिन जो लोग बिना राजनीतिक पार्टियों के निशानों के जीतते हैं, वो लोग और आम लोग, उनको राजनीतिक पार्टियों को बिल्कुल धर्म के रूप में स्वीकार नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो निश्चित रूप में प्रदेश का अहित होगा, सबका अहित होगा। अभी कोई व्यक्ति, अभी थोड़ी देर पहले कोई व्यक्ति मुझे कह रहा था एक ऐसे प्रकरण के लिए कि जिसमें सरकार को संज्ञान लेके वो काम तत्काल कर देना चाहिए। बात यह थी कि हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि इन निकाले गए लोगों को सरकार दोबारा नौकरी पे रखे, यह आदेश दे दिया। इस आदेश को 4 महीने हो गए, और 4 महीने के उस आदेश के बाद भी उनको नौकरी नहीं मिली, और वो लोग अब कंटेम्प्ट में अपील में जा रहे हैं। मतलब एक बेरोजगार आदमी ये चाहता है कि हम बार बार अपील में जाएं। ये स्वाभाविक बात कही जा सकती है कि भाई अगर कोर्ट के आदेश के बाद भी सरकार ने उनको नौकरी नहीं दी तो वो कोर्ट में वापस जाए। लेकिन आप सोचिए, क्या एक बेरोजगार व्यक्ति के लिए ये बहुत आसान होता है कि वो दोबारा कोर्ट में चला जाए? लेकिन ऐसा हुआ। ये इसलिए होता है, सरकार इसलिए नहीं करती ऐसे कामों को कि सरकार को ये पता है कि हम कुछ भी करें, जीतना जब हम ही ने है। लोगों ने राजनीतिक पार्टी को अगर धर्म बना दिया कि हमारा ये धर्म है, तो सरकार को किसी की मांग को सुनने की जरूरत क्या है, किसी का काम करने की जरूरत क्या है? ये तब होगा जब कोई भी सरकार, चाहे वो बीजेपी की सरकार हो और चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, किसी भी राजनीतिक पार्टी की सरकार हो, आपकी अपेक्षा पर वो सरकार तब खरा उतरेगी जब वो मेरिट के आधार पर और योग्यता के आधार पर चुनी गई हो। लहरों में चुनी गई सरकारें
जनता के हितों को अनदेखा करती है, ये सर्वमान्य सिद्धांत है। इसलिए मेरिट के आधार पर जिस प्रकार से आप लोग बिना किसी टिकट के, बिना किसी राजनीतिक सिंबल के अपनी मेरिट के आधार पर चुन के आए हो, उसी प्रकार जिस व्यक्ति को भी आप चुन रहे हो मेरिट के आधार पर चुन रहे हो, और सरकार को चुन रहे हो तो मेरिट के आधार पर चुनिए। मेरिट के आधार पर चुनी गई सरकारें काम करती हैं। उदाहरण के लिए मैं आपसे वादा कर दूं, एक उदाहरण पेश कर रहा हूं मैं, ऐसा हो नहीं सकता है, लेकिन अगर माना आपका कार्यकाल स्वाभाविक रूप से 2 साल बाकी हो उदाहरण के लिए, और विधानसभा का चुनाव 1 साल में हो, और ऐसे समय में मैं यहां आ गया और मैंने आपको आश्वासन दे दिया कि हम रहेंगे तो हम आपका साथ देंगे, अगर मैंने आश्वासन दे दिया तो क्या मैं चुनाव जीतने के बाद आपसे आंख चुरा सकता हूं? नहीं चुरा सकता। लेकिन जब लहर में मैं जीत जाऊंगा, मुझे मालूम है कि आप मेरा विरोध करो या मेरा समर्थन करो, मैं तो किसी के नाम से जीत रहा हूं, किसी जाति धर्म और क्षेत्रवाद के नाम से या किसी नाम से, किसी वाद से जीत रहा हूं, तो मैं फिर क्यों आपके बारे में सोचूंगा। इसलिए मेरा सबसे निवेदन है इस मंच के माध्यम से कि आप सब लोग उत्तराखंड को इस रास्ते पर ले जाइए कि हम जिसको भी जिताएंगे, किसी पार्टी को उसके क्रियाकलापों के आधार पर जिताएंगे, किसी भी व्यक्ति को उसके क्रियाकलापों के आधार पर जिताएंगे, मेरिट के आधार पर जिताएंगे, योग्यता के आधार पर जिताएंगे। जिस दिन आप लोगों ने योग्यता को सर्वोच्च सम्मान दे दिया, उस दिन उत्तराखंड बहुत तरक्की कर सकता है, और बाकी नहीं तो आप देख ही रहे हो कि क्या हो रहा है। तो मेरे साथियों, मेरा पूरा समर्थन आपकी इस मांग को है। निश्चित रूप में आपको आजकल में कुछ न कुछ सूचना आएगी, जब वहां तक खबर जाएगी कि भाई सूचना ऐसा है। अभी हमारे प्रदेश में घटना घटी, केदारनाथ धाम नाम से किसी ने दिल्ली में ट्रस्ट बना दिया। अब उस ट्रस्ट का एक मंदिर बन रहा है, वो केदारनाथ की आकृति का, और सब वाह वाह करने लगे, बहुत अच्छा सनातन धर्म का प्रचार हो रहा है। लेकिन जब हम उसमें गए कि भाई इसमें हमारी आने वाली पीढ़ियों का हित है, इसको इस रूप में प्रचारित नहीं किया जाना चाहिए कि अब धाम दिल्ली में बन गया। जब हम इसमें गए तो सरकार भी अब उसको देख रही है कि भाई इसमें क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है। और हमने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी, अगर गाहे बगाए अनजाने में भी भूल हो गई तो इसको सुधार लीजिए, ये भी आप सुधार सकते हैं। तो इसी प्रकार इसमें भी ये लोग अब ध्यान देंगे, और मैं उम्मीद करता हूं कि ये आप लोगों की इस मांग को माने। मेरा पूरा समर्थन आप लोगों के साथ है, इस निवेदन के साथ कि अपने को पार्टी का मत बनाइए, किसी पार्टी का मत बनाइए। मेरिट, आपने राजीव गांधी, स्वर्गीय राजीव गांधी का आपने नाम लिया, उनकी कल्पना थी, उनका कहना होता था कि दिल्ली से जो 1 रुपया चलता है वो गांव तक आके कि कितना पैसा हो जाता है, 54 पैसा कितना पैसा हो जाता है, ये कहा था उन्होंने। और इसलिए उन्होंने ये कहा था कि सीधा वो पैसा दिल्ली से सीधा पंचायतों में आना चाहिए। अब आज वो पंचायतों में आ रहा है, वो पैसा सीधा आ रहा है, तो ये किसकी सोच थी? ये सोच उसी व्यक्ति की थी जो ये सोचता था कि देश से भ्रष्टाचार मिटना चाहिए, ये उस व्यक्ति की सोच थी। तो इसलिए आपको जो अधिकार दिया है वो भारत के संविधान ने अधिकार दिया। आप जिस पद पर हैं वो भारत के संविधान में निहित प्रावधान के आधार पर उस पद पर हैं। इसलिए किसी से मत डरिए, गलत मत करिए, ये सोचकर काम करिए कि हमारा जीवन इस देश के निर्माण में काम आ रहा है। आपको जो समय मिला है, इस समय 5 साल का मिला, भगवान करे सरकार को भी बुद्धि आए, जो एक्सटेंशन आप लोग कोविड के चलते मांग रहे हैं वो एक्सटेंशन आपको मिले, और ये मौका है, आप इसको इस रूप में स्वीकार करिए कि ये हमें मौका मिला है, हमें अपने कर्तव्य के माध्यम से भारत निर्माण करना है, देश का निर्माण करना है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग, और इस मौके पर एक बात और कहना चाहता हूं, आप लोगों के साथ एक बड़ा छल कोविड के समय हुआ, उसमें विरोध में आप लोगों ने आवाज नहीं उठाई, कोई डर के कारण मैं बड़ा मायूस हुआ। और वो छल क्या हुआ, सरकार ने कोविड के समय कहा कि हमने प्रधानों को पैसा दे रखा है, जो बाहर से आने वाले लोग हैं उनकी व्यवस्था सरकार करेगी, कहा ना। और हमारे यहाँ इतने विवाद हुए, उसमें प्रधानों के पास कुछ नहीं। अब कोई व्यक्ति बाहर से आ गया, उसको रखा स्कूल में, अब वो कह रहा ला मेरे लिए खाना,
बिजली कहाँ है, पानी कहाँ है, बाथरूम कहाँ है? अब वो प्रधान कहाँ से अपने घर से बना के भेजे खाना? और अगर वो बोले फोन करके डीएम, अरे भाई तुम्हारे प्रधान को दे रखा है हमने पैसा, यही बोला गया। मैं पूछना चाहता हूं आज प्रधानों को कि कितना पैसा दिया भाई आपको कोविड के समय में ये सब करने के लिए, इंतजाम करने के लिए कितना पैसा? हमारे गांव का एक, हमारे नजदीक का एक प्रधान बेचारा 1 किलोमीटर की लाइट की लाइन बिछा रहा है कि वहां मेरे को तंग कर रहे हो, तो लाइट नहीं है, अब मैं अपने पैसे से वो लाइन बिछा रहा हूं। 10,000 की घोषणा हुई, वो तक नहीं मिला, लेकिन आप लोग ऐलान बंद नहीं हुए और डरे रहो। क्या कर देगा भाई? ये जिताया आपके क्षेत्र के लोगों ने है, आपकी ग्राम सभा के लोगों ने आपको जिताया है। सरकार की मेहरबानी है कि कोई भी सरकार हो, वो सरकार की मेहरबानी है क्या? लेकिन अगर डरोगे तो खोओगे और निडर रहोगे तो पाओगे, ये समझ लो। और अभी नहीं, ये परंपरा नहीं पड़नी चाहिए इस प्रदेश में। आज बीजेपी के डर से डरोगे, कल कोई दूसरी पार्टी आएगी वो डराएगी। जब उनको ये पता लगेगा, मार्तोलिया जी, जब ये पता लगेगा कि हमारी नस्लें डरने से काम करती हैं, अगर ये बात खुल जाएगी कि हमारी नस्लें डरने से काम करती हैं, तो आज एक डरा रहा है तो दूसरा डराएगा। इसलिए ये स्थापित होना चाहिए कि हम डरने से काम नहीं करते हैं, हम मेरिट के आधार पर काम करते हैं। मैं ये आह्वान आप लोगों के बीच करना चाहता हूं। बहरहाल मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी इन मांगों पर बहुत ही जायज बात है कि एक प्रदेश में एक समय चुनाव हो और हरिद्वार और बाकी समूचा उत्तराखंड एक ऐसे पॉइंट पे आए कि जिससे प्रदेश में एक बार में बार के आचार संहिता, बार के व्यवधान, उससे अच्छा है कि एक समय में पूरा चुनाव हो। यह आपकी उचित मांग है, मैं इसका पूरा समर्थन करता हूं। और जब जब आप लोगों को, मैं जब भी देहरादून रहूंगा, यहां पर अगर पहले तो उम्मीद करता हूं सरकार से कि यह धरना लंबा ना चले, सरकार इसका संज्ञान ले, आप लोगों को वार्ता के लिए बुलाए और वार्ता में आप लोग भी तार्किक स्तर पर सरकार से वार्ता करके जो तर्क है अपने तर्क प्रस्तुत करें। सरकार अगर इसमें कोई अड़चन महसूस करती है तो आप लोगों को बताए, और कोई अड़चन हमें तो नहीं महसूस होती, इसलिए सरकार आपकी बात को स्वीकार करे और ये धरना पूरा हो, समाप्त हो। अगर सरकार ऐसा नहीं करती और आप लोग लंबे समय तक भी यहाँ बैठना होगा आपको, तो मैं जब जब देहरादून आने, मैं भी वैसे गांव में रहना ज्यादा पसंद करता हूँ, तो ज्यादातर मैं गांव में रहता हूँ, लेकिन बीच बीच में देहरादून भी आता हूँ, तो जब भी मैं यहाँ रहूंगा मेरा पूरा समर्थन इस मंच को और आप सब लोगों को होगा। और ये न देखते हुए भी अपने को पार्टियों में मत बांटिए। संघे शक्ति कलयुगे, आपके बीच के लोग जो आज यहाँ पर हैं, इनसे और ये जो फेसबुक के माध्यम से मुझे लोग दिखा रहे हैं, इसके माध्यम से जो भी जनप्रतिनिधि देख रहे होंगे, अगर चाहते हो कि अच्छा हो तो एक रहिए। कहा गया है कि संघे शक्ति कलयुगे, इस कलयुग में तो ताकत ही संघ की है, यूनियन की है। मतलब संख्या में ज्यादा हो तो सफलता की संभावना है वो अधिक होती है। इसलिए सब एक होइए, सब यहाँ पर आइए। बहुत अधिक न कहते हुए मैं भाई भीमलाल का, मैंने सुना कि वो सुबह से यहाँ विराजमान है, इनका विशेष रूप से धन्यवाद करते हुए सभी लोगों का आपका धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, अपनी बात को यहाँ पर पूर्ण करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय उत्तराखंड। 5-10 मिनट बैठूंगा और फिर निकलूंगा।